नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका सीटेट 2024 का एडमिट कार्ड आ चुका है और उसकी डेट बहुत ही जल्द उसका एग्ज़ाम होने वाला है कि इस एग्ज़ाम को अच्छा करने में सहायता मिलेगी। तो हमने इसमें हिंदी जितने भी 4 सेट हैं, 5 सेट हैं, सभी से जो है संबंधित हमने प्रश्न बना दिए हैं और इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले, तो ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। तो पहला सेट है हमारा आज हिंदी। हिंदी से शुरुआत करते हैं और बढ़िया से सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है और हमें उम्मीद है कि ये सेट जो है आपके लिए बड़ा ही जो है सहायक साबित होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलो पहला प्रश्न जो है ये गद्यांश से है। तो हम इसको पढ़ते भी हैं और इसका जवाब भी बताते हैं आपको और आप इसे जो है पढ़ते भी जाइए गद्यांश। निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। पहला है इसमें है स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से ला दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए। अब इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आराम के लिए। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य में समर्थ है, स्लैश वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान। देखो इसमें क्षमतावान है, सक्षम है, सामर्थ्यवान है और शक्तिशाली है। तो इसमें क्या नहीं होगा? शक्तिशाली हो गया। बाकी तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। चलो आगे देखते हैं। यहां से तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा है स्थूल स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है। रेखांकित का तात्पर्य है ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से या भार से। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ढेर से। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से ला दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि उसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा और यदि नहीं है तो हमें अपने आप को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। भली भांति निर्वाह कर चुका था। यहाँ पर जो है पूरे उपरोक्त गद्यांश वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। भली भांति, निर्वाह कर चुका था और भली। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा भली भांति। ये इस गद्यांश में जो है इस
क्रिया विशेषण का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। जैसे इसमें है महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? तो एक है महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा, महत्वा प्लस कांक्षा, और जो अंतिम विकल्प है वो है महत धन आकांक्षा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला, महत्व प्लस आकांक्षा। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है स्थूल स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति इस रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? किसको नहीं लुभाते? सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वाले लोगों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को, धन संपन्न लोगों को। किसको नहीं करते? तो इसमें रचनात्मक कार्य करने वालों को नहीं प्रलोभित करते। क्वेश्चन नंबर 7 है। अगला है विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निरंतर जूझता रहा। तो ये आपका जो है पैसेज है और उसका एक प्रश्न नीचे दिया हुआ है। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है एक विचार, एक ग्रंथ, विरासत, धन संपत्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक ग्रंथ। तो इसे आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर लें। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, या चौथा ऑप्शन है महत्वाकांक्षाएं नहीं होती है। अगला चौथा जो विकल्प है वो महत्वाकांक्षा नहीं होती। तो उसमें क्या होता है? उसमें महत्वाकांक्षाएं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। विचारकों की भी एक विशेषता यह है कि उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। तो 8 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नवम क्वेश्चन को देखते हैं। हम्म 9 है स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व रखते हैं, अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। वह अंतिम क्षणों में शांत होता। और इसे कठोर दंड तब होता जब उसके जीवन का उद्देश्य, वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं प्राप्त कर सका होता, या उस निज जीवन को नहीं जी सका होता, तो उसे कठोर दंड जैसा लगता। यदि वो जी चुका होता तो उसे कठोर दंड जैसा नहीं लगता। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले प्रश्न चुनिए। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते हैं। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आ जा बचपन, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। क्या व्याकुल कथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। बचपन शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। बचपन एक अवस्था है और जिसको आप जैसे बचपन कह देते हो तो सीधा सीधा पता चलता है उम्र की बालपन। तो ये क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा संज्ञा। निर्देश निम्नलिखित वाक्यांशों को पकड़ दिए गए प्रश्नों को ये सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ये क्या है? ये आपका जो है वो है गद्यांश। अब यहाँ पर प्रश्न है नंदनवंशी फूल उठी, नंदनवंशी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद बढ़ गया, कुटिया में शांति छा गई, कुटिया बड़ी हो गई। तो यहाँ नंदनवंशी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा। यानी विकल्प इसका बी सही है। 11 निर्देश को पढ़कर वाक्यांश को पढ़कर इसमें भी उत्तर देना है। ये वाक्यांश आपको लोग एक बार पढ़ लीजिए। और यहाँ पर प्रश्न है मिटा सकेगा तू मेरा मन का संताप। उस पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बचपन को, कवि को, पाठक को, बच्चे को। तो ये किसको कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है बचपन को, बचपन को कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांश पढ़कर, इसमें वाक्यांश है उसको पढ़ करके जो है आपको
कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, अपनी माँ की याद में। इसका सही विकल्प हो जाएगा बचपन के आनंद की याद में। यानी बचपन में जो आनंद था, जो माँ का लाड था, वो इसे जो है बहुत याद आ रहा है, तो इसलिए वो बचपन को बुला रही है। अब ये भी एक उसी से संबंधित है, तो यहाँ पर सीधा हम प्रश्न देखते हैं। तो बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की, कष्ट की? तो किसकी हो जाएगी? प्यार की। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। व्याकुल व्यथा, व्याकुल व्यथा, तो यहाँ पर हो जाए क्या? अनुप्रास अलंकार हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बा, वा दो बार और 3 बार, वा का जो है 3 बार जो है यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। 16 है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक् संरचना जानना, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग जानना। तो किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना। बी, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो इसमें कैसा विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसमें है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना। तो इसमें ये अति उदार हो जाओगे तो बच्चे का जो बच्चा है उसका सही इवैल्यूएशन नहीं कर पाओगे, यानी सही मूल्यांकन नहीं कर पाओगे, और जब सही मूल्यांकन नहीं कर पाओगे तो आप उनकी आवश्यकताओं की चीज़ों को आप नहीं उपलब्ध करा सकते। इसलिए इसमें अति उदार होना नकारात्मकता दर्शाता है, और प्रश्न भी नकारात्मक है, तो इसका उत्तर भी नकारात्मक ही होगा। तो इसमें विकल्प सी सही। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में स्लैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्तर पर, सस्वर, मौन या सामूहिक? तो यहाँ व्यक्तिगत स्तर पर पठन को प्रोत्साहित कर जाने की आवश्यकता है। 19, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षण चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठों का पहला हो जाए आकर्षण चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। कागज की गुणवत्ता कोई मायने नहीं रखती, अभ्यासों की बहुलता यानी अभ्यास बहुत ज़्यादा हो, ये होने चाहिए लेकिन इतने भी ज़्यादा ना हो, कोई मतलब नहीं। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, तो जो पाठ हो उनका जो है उद्देश्यपूर्ण चयन होना सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका विकल्प हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देते हैं, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती हैं, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती हैं, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती हैं। तो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती हैं, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। तो मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय होता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, डी, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी मिलती है। तो इसका सही जगह समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, क्योंकि विद्यालय में एक से अधिक बच्चे होते हैं, एक से अधिक क्षेत्र के होते हैं, और एक से अधिक परिवार से होते हैं, तो उनमें क्या होता है उनकी सोचने समझने की और बोलने की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, तो इससे क्या होता है उनको एक समृद्ध भाषा परिवार मिल जाता है, तो जिससे उनका जो भाषा विकास होता है वो बहुत तेजी से और जल्दी होता है, ज़्यादा होता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतला कर बोलते हैं। इसी से पूछा पहली कक्षा प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, जरूरी नहीं कि तुतला कर बोले, पठन लेखन में दक्ष, पढ़ने और लिखने में दोनों में दक्ष नहीं होते, क्योंकि पहली कक्षा में बच्चा पहली बार जाता है तो उसे पढ़ने और लिखने का ज्ञान नहीं होता। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, हाँ वो अपने विचारों को व्यक्त करना जानते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार में खाना है, भूख लग रही है, नींद लग रही है, मुझे उसके पास जाना है, अपनी भावनाओं को पूरा तो नहीं लेकिन लगभग व्यक्त करने लगते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और व्याकरणिक नियम तो आगे की कक्षाओं में सिखाया जाता है। सुरभि अक्सर
डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, क्या आप कहेंगे? उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे डा वाले शब्दों के पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे डा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। तो इसमें सही हो जाएगा उसे सहजता के साथ। सहजता का मतलब ये है कि उसके मन में जो डर है कि वो डा शब्द का प्रयोग नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, तो उसे एकदम बिल्कुल सहज ही, उसे बिल्कुल ही सहज महसूस करा करके उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित कहेंगे। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। प्राथमिक स्तर पर वर्णों की पहचान सबसे बड़ी बात होती है। बाकी विराम चिन्हों का ज्ञान, विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं हो पाएगा, पढ़ने में प्रवाह भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चा पहली कक्षा में गया है, पढ़ने का प्रयास पहली बार हो रहा है। अर्थ का निर्माण, तो बच्चा पहली बार गया है तो अर्थ निर्माण में भी उसको समस्या होगी। लेकिन वर्णों की पहचान, अगर बच्चा एक में जाता है तो उसको बताया जाता है कि ये का है, ये खा है, ये ए है, ये बी है, चित्रात्मक तरीके से उसको बताने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सॉरी, विकल्प सी सही हो जाएगा। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, सी बच्चों की अनुशासन में रखना, डी बच्चों का मनोरंजन करना। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। विकल्प ए इज राइट। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी स्लैश अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आएगा भाषा, अब जैसे अपनी भाषा अपने अनुभव। विकल्प बी, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह है नहीं है। इसमें बताना है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा क्योंकि कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना ये अभिव्यक्ति नहीं है। भाषा की कक्षा में जरूरी यह है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, बी भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को भूत भू, बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी, यानी जो अध्यापक हो, जो भाषा पढ़ा रहा है, उसकी जो भाषा शैली हो वो बहुत ही प्रभावी हो, क्योंकि अगर बच्चे उससे प्रभावित नहीं होंगे तो बच्चे भी प्रेरित नहीं होंगे। तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए भाषा शिक्षक की भाषा शैली बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, बी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, सी भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, डी भाषिक नियमों पर अधिकार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षक की आगमन विधि की विशेषता है। आगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम बताना होता है, ए, बी पहले नियम का विश्लेषण करना होता है, सी पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना होता है, डी पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। देखो, दो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि और निगमन विधि है। अगर कहीं आगमन विधि आता है तो वहां पहले उदाहरण तो नियम सिखाए जाते हैं, और जब यही निगमन विधि के बारे में बात करेगा तो पहले नियम फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब बड़ी कक्षाओं में आप जाओगे तो बड़ी कक्षाओं में पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उस पर आधारित उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटी कक्षाओं में जाओगे तो पहले उदाहरण देकर समझाया जाएगा, फिर उनको नियम से समझाया जाएगा। बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन है। तो यहाँ पर क्या है? बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों यहाँ पर तो विकल्प इसका डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चनों का एक संग्रह हमने आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो कि सीटेट परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ से आप जो है इसे देख करके अपना अध्ययन कीजिए, और आगे ज़्यादा समय नहीं, जल्द ही आज ही के दिन में इसका करीबन 100 क्वेश्चन का जो है हम सेट एक एक करके आपको जो है प्रस्तुत करेंगे, और आप इसे एक बार एग्जाम में बैठने से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।